हो गया सर। हो गया सर, आजकल इतना खेल में बिजी है, क्या हो। ठीक है सर। अच्छा, तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। क्या वो रिकॉर्डिंग का मैसेज। हाँ, पॉइंट है सर, हम लोग आज स्टार्ट नहीं करेंगे, सैलरी को कंटिन्यू करेंगे। सैलरी में हम लोग फॉर्मेट समझ गए थे, फिर पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब में स्पेशल डिस्कशन चल रहा है। तो पेंशन एक कंप्लीट हो गया है, ग्रेचुइटी में डिस्कशन चल रहा है, कुछ होमवर्क था। आज मैं ग्रेचुइटी का होमवर्क को कंप्लीट कराता हूँ और उसके बाद मैं बाकी और भी पॉइंट्स में जो चीजें हैं उस टॉपिक को डील करता हूँ। ठीक है, चलो। स्क्रीन शेयर कर लिया सर। ग्रेचुइटी का दो क्वेश्चन था, है ना। एक क्वेश्चन आई थिंक ये वाला था क्या, ये हो गया। तो एक क्या, झंडवा लिमिटेड था, और एक क्वेश्चन क्या था, पिकुलियर लिमिटेड। ठीक है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। हाँ, जादू। जादू लिमिटेड। कटा क्वेश्चन चलो, तीन टे। झंडवा करवा दिए। अच्छा, झंडवा हो गया है, तो पिकुलियर है और जादू है। जादू लिमिटेड में झाड़ू लिमिटेड पढ़ रहा हूँ मैं। अब केजरीवाल आ जाएगा झाड़ू लेके। केजरीवाल का साइन झाड़ू है ना, आपका। अच्छा, मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ जादू लिमिटेड, रिटायर कर रहा है 31 दिसंबर। बस दिसंबर। 26 साल काम किया। 26 years 11 months। क्वेश्चन में 26 साल काम करने वाला बंदा था। कोई क्वेश्चन था। चलिए देख रहे हैं। और एक क्वेश्चन क्या था, ओ पिक्यूलियर में था 24 साल 8 महीने का। अच्छा चलो, पहले तो पिक्यूलियर कराना चाहिए ना, मतलब क्रोनोलॉजिकली पहले पिक्यूलियर है, उसमें तो 31 जनवरी है, और इसमें है 31 दिसंबर। हाँ ठीक है। पॉइंट इज दैट सर, जादू जो है, जादू लिमिटेड में काम कर रहा था, सॉरी, पिकुलियर लिमिटेड में काम कर रहा था। 2024 में 31 जनवरी में रिटायर किया आफ्टर 24 ईयर्स 8 मंथ्स ऑफ सर्विस। ग्रेजुएटी रिसीव किया 1,90,000 का। ये ऑल्सो प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फो। बेसिक दिया 9,000 पर मंथ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मैंने बेसिकली ये मिल रहा था उनको। ये उनका अलॉटेड था 20% ऑफ बेसिक, इसमें 40% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए लगा रखा है, और टर्नओवर दिया है 6 लाख का। 6 लाख का। अच्छा, मेरे को यही क्वेश्चन तुम कर रहे थे ना कि सर टर्नओवर अगर 2% है तो क्या इसको मंथली काउंट करें? नहीं सर, अगर टर्नओवर का हिसाब तो साल भर का होता है, तो क्योंकि टर्नओवर मंथली टर्नओवर तो बोला नहीं है ना, और अभी बोला प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 23-24 में 6 लाख का टर्नओवर रहा है।
और आपको कमीशन 2% मिल रहा है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, मतलब अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर में मेरे को कमीशन मिल रहा है तो ये साल भर का ही कमीशन, ये कोई मंथली कमीशन नहीं है। थोड़ा सेंस को कॉमन रखना पड़ेगा, थोड़ा सेंस को कॉमन रखना पड़ेगा, ज्यादा अनकॉमन कर दोगे तो दिक्कत बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं सर मेरा सोच तो थोड़ा अनकॉमन है ना, मैं 6 लाख को सोचा लेकिन 2% कमीशन को मंथली कैलकुलेट किया, क्या गड़बड़ किया? गड़बड़ ये हो जाता है कि 6 लाख अगर एनुअल है तो कमीशन भी एनुअल ही होगा ना, कमीशन मंथली कैसे हो सकता है? हाँ, अगर तुमको ये अभी मंथली में कन्वर्ट करने के लिए तो 12,000 को डिवाइडेड बाई 12 करो तो पर मंथ का 1,000 करके दिखा सकते। अगर कैलकुलेशन करने के टाइम पे ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है तो आप कर सकते। फिर आपको एक इंक्रीमेंट मिला था इसको, पिकुलियर को, एम्प्लॉय को 500 टका करके जुलाई 2023 में, और आपको फिर बोला गया था एग्जेम्पशंस का वैल्यूएशन निकालो कितना होगा। चलो बढ़िया है, बढ़िया। हाँ सर, आंसर होना चाहिए ग्रॉस सैलरी, क्या बोलेंगे एग्जेम्पशन, टैक्सेबल होना चाहिए 63,952, नहीं हुआ? हाँ, टैक्सेबल 63,304, काफी डिफरेंस हो रहा है। दर्श ने किया था, दर्श, कोनिका, दर्श, प्रिया, एनीवन? नहीं, কত হয়েছে आंसर, কত হয়েছে কোনিকার आंसर কত এসেছে? আমার তো মেলেনি আপনার সঙ্গে। মিলছে না, কত হয়েছে সেটা তো বলতে পারিস। স্যার 1,59,280। 1 lakh কি ট্যাক্সেবল না এক্সেম্পশন? স্যার टैक्सेबल अमाउंट। रुको मेरे को सॉल्व करने दो क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है आपका भी सही निकल जाए। ठीक है, मैं अब ये क्वेश्चन डिक्टो नहीं रहता है, मैं चेंज करके देता हूँ। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, मैं तो बस इसको देखता हूँ क्वेश्चन को जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट इतना सारा चीज कहाँ से लाऊं, क्वेश्चन इसमें देखता हूँ, सारा चीज एकदम मैचिंग नहीं होता है हमेशा। अच्छा, ये इसमें इसमें हम लोग इसको ग्रेचुइटी एक्ट में डालें कि ना डालें? हम्म, कवर्ड करें कि नॉट कवर्ड करें? अगर कुछ बोला नहीं तो नॉट कवर्ड मानेंगे, कल जाने के टाइम पे बोल के दिया था ये बात। ठीक है, तो एज्यूम नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, ये बोल के आप लोग जवाब देना स्टार्ट कर सकते हैं। इन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या होगा? मैक्सिमम 20 लाख, 20 लाख एक्चुअली हाँ, और फिर ये आपका एवरेज सैलरी कितना है? स्किल्स के रहेगा जी? चलो, 5 इसी पे कि तेरा कुछ गड़बड़ लग रहा है। 65 150 5 है तो इसका और 2 ज्यादा होंगे। चलो देखते हैं, गोपाल काफी क्लोज है उसका आंसर, नीले कत এসছে? इजी था तो इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। बस मेरा ही क्वेश्चन सही नहीं है। मैट के क्वेश्चन किए थे, मैट का क्वेश्चन किया था,
अच्छा अरे प्राइस में हाँ अच्छा तो कॉपी भी है नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि वो सब सही हुआ है। वाह बहुत मेहनती बच्चा, देखा कितना क्वेश्चन आंसर खुद निकाल के किया। देखो आप लोग भी क्या करो सर, हाँ सक्सेस तभी मिलता है। वेरी गुड सर, आई एम वेरी इंस्पायर। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्शन एग्जाम अंडर सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 10। अब इसमें पॉइंट ए में आप क्या दोगे मैक्सिमम? इसको करेक्ट किया रूल को हम्म जब जो प्ले हो सकता है स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी मैंने ये मैक्सिमम दिया जा सकता है। पहले 10 लाख था, उससे पहले 3 लाख था, ठीक है हम लोग के टाइम पे 3 लाख पड़ा था। तो मैक्सिमम 20 लाख, रिसीव्ड कितना किया? अब हमें करना है डेट ऑफ रिटायरमेंट का हिसाब। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट मैंने क्या दिया था 31 जनवरी 2024 है ना। तो 31 जनवरी 2024 को जब रिटायर कर रहा है तो उसका पेंशन बोल रहे हैं, उसका एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन करना है। तो हम लोगों को ये चीज का रूल पता है सर, है ना। रूल क्या बताता है? रूल बताता है कि पिछले 10 महीने का जो उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका एवरेज निकालना है ना। तो इस चीज को करने के लिए आप एक काम करो, तो पिछले 10 महीने मैंने अगर जनवरी में रिटायर कर रहा है तो पिछला मंथ स्टार्ट होता है उसका दिसंबर से। कोई बोलेगा नहीं सर जनवरी भी तो होना चाहिए, नहीं इसको ऐसे काउंट नहीं करते। जो भी मंथ होगा 10 तारीख रिटायर करे, 15 तारीख रिटायर करे, 1 तारीख में रिटायर करे तो पिछला मंथ होगा। हाँ ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली। तो हम लोग पिछले मंथ का लेंगे तो दिसंबर लेंगे। एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने में ही थोड़ा समय जाता है। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे इसको शॉर्टकट में भी बहुत लोग करने का कोशिश करता है। शॉर्टकट भी हो सकता है इसका, बट शॉर्टकट कराने से पहले एक बार मैं लॉन्ग कट बताता हूँ। क्यों? अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली शॉर्टकट बताऊंगा तो थोड़ा नॉलेज आधा अधूरा रह सकता है। एक बार मैं लॉन्ग कट बता दूं, फिर आप लोग अगर अपना दिमाग अच्छे से चला सकते हो तो शॉर्टकट कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, 1 2 3 3 4 3 9 1 10। द क्वेश्चन इज दैट सर इसको ऐसे करने से नहीं होगा, इसको वर्टिकली करना पड़ेगा, ऐसे करने से नहीं होगा सॉरी, क्योंकि इसमें मेरा जगह नहीं था बोल के मैं सोचा ऐसे करूं। ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये पेंशन में हो सकता है, इसमें नहीं होगा। मुझे एक लंबा कॉलम बनाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन पूरा गड़बड़ा जाएगा। एक काम करो, एक पर्टिकुलर दे दो, पर्टिकुलर में मंथ का डेटा दे दो, जिसमें आप दिसंबर, नवंबर, सितंबर नहीं अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च। वेरी गुड, हो गया। बेसिक चाहिए, डीए चाहिए, कॉट चाहिए। डीए का कौन सा पार्ट? ठीक है। सो दिसंबर में उसका बेसिक है 9,000, नवंबर में भी उसका बेसिक है 9,000, अक्टूबर में उसका बेसिक है 9,000, 9,000 ना, सितंबर में बेसिक है 9,000, अगस्त में उसका सैलरी इंक्रीमेंट कब हुआ था? He got an increment of 500 with effect from July। तो फिर काय चेंज कर, जुलाई से हुआ था ना, तो 9,000 करके तो चल रहा था, तो अब तो 9,000 ही चलेगा।
तो अगस्त में 9,000, जुलाई में भी 9,000, है ना, जुलाई में भी 9,000। इसका मतलब जुलाई में 500 टका मिला एक्स्ट्रा, और जून में 8,500 था फिर, है ना, 8,500। जून में 8,500 चल रहा था, जून में 8,500 चल रहा था, तो जुलाई में ऑब्वियसली 500 टका बढ़ा, तो जुलाई से बढ़ा होगा, तो जुलाई से 9,000 है ना। बोलो सर क्या दिक्कत है इससे, है ना। मई में 8,500, अप्रैल में भी 8,500, और मार्च में भी 8,500। आई होप इट्स फाइन, है ना। नाउ डीए, डीए का कैलकुलेशन कैसे करोगे, जो भी उसका बेसिक होगा। अब देखो, क्योंकि हम लोग मंथली बेसिस में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पार्ट पार्ट मंथ में कन्वर्ट कर दिए, तो मंथ के हिसाब से उसका 9,000 का 20% करो, उसका 40% करो, तो 9,000 का 20% कितना होता है, 1,800, उसका 40% 720। समझ में आया। मैं एक बार दिखा देता हूँ इस चीज को कैसे करना है। रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट लेना है, क्योंकि अब ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, इसलिए जब भी डीए देगा और ब्रैकेट में रिटायरमेंट बेनिफिट बोल देगा, इसका मतलब यही होता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन के टाइम पे जहां जहां रिटायरमेंट बेनिफिट का यूज होता है, तब आपको रिटायरमेंट बेनिफिट को बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था कि अभी रुक जाओ, मैं बाद में बताऊं। तो कैसे हुआ सर, 9,000 मेरा बेसिक है, 9,000 का 20% और उसका 40%, तो आपका इधर हो जाएगा डीए 720, 720, 720, 420, 720, 720, लेकिन 8,500 का अलग होगा, 8,500 का 20%, उसका 40%, 680, 680, 680, 680। दिमाग को चौकन्ना रखना पड़ेगा, अगर दिमाग डाइवर्ट होगा तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। कमीशन ऑन टर्नओवर, टोटल टोटल कैसे है, 6 लाख का 2%, एक्चुअल में तो 12,000 होता है एनुअल का। तो अगर मंथली कन्वर्ट करे 12,000 को डिवाइडेड बाई 12, तो पर मंथ कितना करके दोगे, 1,000, 1,000। यस सर, लिख सकते हो, पर एक दो, 1 2 3 4 5, 10 साल में स्पेंड नहीं कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो मैं इसीलिए शॉर्टकट करने मना करता हूँ, बाकी इस बात समझा मैं क्यों शॉर्टकट करने मना करता हूँ। ऑब्वियसली पूरा टर्नओवर 12,000 का है एक साल का, लेकिन मिलेगा तो 10 महीने का ना, है ना। अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मेहनत करने से माथा पहले ही उसका ना मेहनत से डर गया, भाई इतना कौन मेहनत करेगा, क्योंकि इसमें छोटा छोटा चीज को दिमाग में रखना पड़ता है। अब जैसे 12,000 हुआ, अब 12,000 डिवाइडेड बाई 12 करने हुआ, पर मंथ 1,000। अब उसने क्या किया, पर मंथ 1,000 कौन काउंट करेगा, भाई 12,000 डायरेक्टली दे दो, लेकिन जैसे तुम 12,000 डायरेक्टली दोगे, तुम्हारा 2,000 का लोचा, है ना। शॉर्टकट अच्छा चीज है, पर शॉर्टकट भयंकर भी हो सकता है। ওই 9,000 এর 20% 40% আমার 720 হয়েছে, তাহলে 8,500 এর 20% 40% করবো না, মানে জুন মাসে আমার স্যালারি কত, বেসিক 8,500, তাহলে জুন মাসের বেসিক যদি 8,500 হয়, তাহলে 8,500 এর উপরে 20%, তার উপরে 40%, হ্যাঁ কি না, বুঝতে পারলি কি না। এই জন্য 680 এসছে, তো 680। अब टोटल करो, সে হাজারটা কি করে হলো? 1,000টা 12,000 তো টোটাল কমিশন, টোটাল কমিশন 12,000 তো, এই তো কোশ্চেনে কি বলা ছিল, 6 লাখ টাকার টার্নওভার, তাহলে 6 লাখ টাকার 2% কত হয়, 6 লাখের 2% হচ্ছে, ক্যালকুলেট কর, 12,000 হবে, তাহলে 12,000 পুরো বছরের कमीशन। 12,000 कमीशन के 12 माह से डिवाइड करছি, अगर 12,000 का कमीशन को 12 महीने में मैं डिवाइड करता हूं, तो मेरा बनता है 12,000 करके,
पर मंथ, लेकिन हम लोग तो 10 मंथ के हिसाब से कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 1000 को पर मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1000 करके देखो, मैंने 10 बार 1000 लिखा है ना। प्रिया बुझते पारली? हाँ सर। थोड़ा सा ट्रिकी है बट नॉट टफ, थोड़ा दिमाग को लॉजिकली लेना है। इसलिए आप लोग ना मैम के पास कॉस्टिंग अच्छे से करो। कॉस्टिंग इज द ओनली सब्जेक्ट, जो लोग कॉस्टिंग पढ़ता है, ठीक है, कॉस्टिंग इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें दिमाग खुल जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग में इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने का एक सिस्टम होता है, और उसमें ना कोई लॉजिक और कोई सिस्टम नहीं होता है। कॉस्टिंग में तुम कैसे करोगे वो करो, फॉर्मेट बहुत कम यूज होता है, और उसमें तुमको पूरा दिमाग ही लगाना होता है। तो एक तो আছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট, অল্প আছে, অল্প আগে আগে সিলেবাসে অনেকটা ছিল, নতুন সিলেবাসে একটু কমিয়ে দিয়েছে। ফিনান্স हाँ सीए का है, सीएमए का भी है, सीएस का बहुत कम करते हैं। अच्छा, तो फिर टोटल करने से क्या होगा सर? हाँ देखो, ऐसे भी कर सकते हो ऑब्वियसली, इसको टोटल करो, इसको टोटल करो, इसको टोटल करो, प्रथम कत, इसका कितना 70 और इसका 10,000, टोटल करने से कितना होगा 105,000 105,040 মানে 1,05,040। ठीक है, अब 1,05,040 को अगर तुम डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो तुम्हें एक्चुअल में क्या गड़बड़ बात है ना? हाँ, 25 clear या 52 clear क्या 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 गोपाल ने क्या गड़बड़ किया? तो फिर क्या मैथ्स क्यों नहीं आंसर? नहीं, ये वाला आंसर क्या ये आया 105040 तेरा आया 10504, ये सही है तेरा? अच्छा, ये सही है। तब आगे देखते हैं क्या गड़बड़, ना भी हो सकता है। 10,504 टका है ना, ये एवरेज सैलरी है। दिस इज आवर एवरेज सैलरी। नाउ क्वेश्चन है सर, रूल क्या था ग्रेचुइटी का? हाफ इंटू रूल, देखो मैं रूल एक बार याद दिला रहा हूँ, ठीक है। रूल क्या है? हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एक फ्रैक्शन ऑफ मंथ शुड बी, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम लोगों का जो आंसर आया, इस चीज को हाफ इंटू एवरेज, हाफ हाफ तो बेसिकली रूल है, ठीक है, इसमें ज्यादा माथा ना लगाएं। तो हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस अगर हम करते हैं तो क्या होता है? हाफ इंटू 10,504 इंटू कितना कितना दिन काम किया उसने? 24 साल। तो फ्रैक्शन तो इग्नोर करेंगे ना, तो 24, तो कितना होता है भाई? ठीक से बोल। 1,26,48, हाँ सही है, ये भी ठीक है। 1,26048। अच्छा, अब टैक्सेबल क्या होगा बोलो फिर? क्या लिस्ट ऑफ द, अब इसमें से एग्जेम्प्टेड जो हो, एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा, तो एग्जेम्प्टेड तो यही है ना, एग्जेम्प्ट तो यही है ना, क्योंकि इससे पहले जो अमाउंट है 20 लाख भी ज्यादा है
1,90,000 भी ज्यादा है। सबसे कम क्या है? सबसे कम तो 1,26,048 है। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा जितना मैंने रिसीव किया है वहां से इसको माइनस करेंगे। तो टैक्सेबल इक्वल्स टू, तो यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? 1,90,000 माइनस 1,26,048। बोलो कितना है? 63। हाँ वही मैं हाँ तो यही तो आंसर। पक्का। हाँ फिर इससे पहले आपने कोई डिपेंड करो। नहीं नहीं, मैंने तो यही बोला। तेरा तेरा ही आया तो फिर सही तो है। तो मैं तो यही बोला 63,952 बोला था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, टू में ही जाएंगे। सबको समझ में आया? सोनिका, प्रिया, ऐसे दर्श एकदम आज खेल में पूरा कूद गया है। दर्श एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पता नहीं दर्श का क्या खेल कूद कर रहा है इसका। वो प्रोफेशनल खेलता है, क्रिकेटर है वो। स्टेट लेवल खेलता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल खेलता है। तो देखो नेक्स्ट, सॉरी, तो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट में क्या होगा सर हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। अच्छा उसमें एक चीज मैंने लिखा नहीं, एज्यूम ही इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुएट, ये वाला लिखना मैं भूल गया। आप लोग भी लिख दो, एज्यूम ही इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, एज्यूम ही इज नॉट, हाँ हाँ हाँ, ये अज्यूम करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में नॉर्मली बोल देता है, एग्जाम सिचुएशंस में क्वेश्चन बोल देगा। ठीक है, मैं एक ओवरऑल सिचुएशन से आप लोगों को बता दूं। अच्छा एक और क्वेश्चन और क्वेश्चन और क्वेश्चन, पिकुलियर तो हो गया ना। अब जादू करना है। जब जादू रिटर्न कर रहा है, जादू में जादू जादू से मिस्टर एक्स रिटर्न कर रहे हैं 31 दिसंबर को, आफ्टर 26 साल 11 महीने काम करने के बाद। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, देखते हैं किसका मैच हुआ है। इसका टैक्सेबल होना चाहिए 185,510 510। 1,84,000 आया। वो थोड़ा गलती में बहुत गलती। पॉइंट का फ्रैक्शन होता तो ठीक है। 510, 510 नहीं, 509 510 11 में देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कितना, क्या तुम पॉइंट में कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे। बट अगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट तुमने ठीक किया तो मार्क्स दे देगा, ऐसा बात नहीं। तुमने अगर कोई टेक्निकल एरर नहीं किया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट वही देखना है कि तुमने टेक्निकल एरर किया कि नहीं। मतलब आंसर में गड़बड़ तभी होता है जब टेक्निकल एरर होता है। अरे टेक्निकली जो करना चाहिए तुमको, तुमने अगर वो सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ इसको भी हम लोग एज्यूम करेंगे। Assume he is not covered under Graduate Act. डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2000
क्या था 23। पहले एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर लेते फिर बाकी झमेला रहता है। तो दिसंबर में रिटर्न किया तो पिछले महीने से लेना पड़ता है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, बस 3-4-5 6। उसका उसका बेसिक सैलरी क्या था 15,000 करके। सिस्टम तो वही है, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन में रहेगा 15,000, अक्टूबर में भी 15,000 ना। उसको एक इंक्रीमेंट मिला था। कब से मिला था इंक्रीमेंट? सितंबर 2023 से इफेक्टिव। सितंबर 2023 से इफेक्टिव। 23 से इफेक्टिव था। क्या हो गया दर्श, नेटवर्क इशू है क्या? सर लाइट जा रही है यहाँ पे कल से बहुत ज्यादा। अब सब गर्म गिरा है ना, एसी चला रहा है एक साथ। हाँ सर, वो कल मीटर वीटर फट गया था 2 एरिया का यहाँ पे, इसलिए एसी कल इतना साथ लाइट सब नहीं कोई दिया। मिलके चला रहा है बोल के ये हालत हो रहा है, हर जगह में ही हो रहा है। गर्म गिर गया है, सब एक साथ एसी चला रहा है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने लोड नहीं बढ़ाया है। तो उनको अभी भी लग रहा है जनवरी चल रहा है, अरे भाई मार्च गिर गया है। समझ लो क्या हालत है। तो 15 सितंबर में भी 15, अगस्त में 14। क्यों 14? क्यों? क्योंकि उसका इंक्रीमेंट हुआ था सितंबर से 1,000 टका। बाकी और कुछ इंक्रीमेंट था तब तो काम आसान हो गया। क्वेश्चन में बहुत मुश्किल भी देता है, कभी कभी इंक्रीमेंट 2-3 बार करा देता है, तब आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और उस गधा की तरह जो बोला गया एक बार उसी को करते मत रहना। ठीक है, मतलब क्या चेंजेस दे रहा है, आगे आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे ना आप लोग का माथा घुमा रहे। बोलते हैं सर पहले कर लेने में। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसमें बेसिक हो गया। अच्छा क्वेश्चन में डीए कितना है? 40% बेसिक, 25% आरबी। तो अगर 40% बेसिक है और 25% आरबी है तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करो ना। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। सही होना ज्यादा जरूरी है, दिमाग लगा के ज्यादा माथा ना खराब करें। तो 15,000 का 40% कितना होता है? 15,000 का 40 और उसका 25, 1,500 होता है ना। तो ये 1,500 हर मंथ आएगा क्योंकि हम लोग मंथली पे चार्ज कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या है ना, इसको एनुअली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर मंथली कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका मंथ में चेंज हुआ है ना। तो जब भी चेंज होगा आप इस तरह से इसको मंथली कन्वर्ट करके करो, नहीं तो ना कोई कोई ने फॉर्मूला हिसाब से करते हैं 14,000 करके इतना दिन हुआ है फिर उसका 40% करें। लेकिन ये बेस्ट है ना, एकदम बचपन वाला तरीका है। ये बचपन वाला तरीका है, एकदम जो भी समझ में आ रहा है उसको कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा में भी लिखने में समझ आता है लेकिन क्लैरिटी बहुत होता है। ठीक है, आराम से जो है जो किए वो उसका मार्क्स तो मिलेगा ना। एक इसीलिए मैं इस चीज को फॉलो कर, मेरा मानना है। अब इसमें तुम थोड़ा स्पीड बढ़ाओ और 1,500 चलेगा। 1,500 नहीं, इधर नहीं होगा ना। हाँ होगा। इसमें कितना 40-100। अब 14,000 के ऊपर 40%, उसका 25% रिटायरमेंट में 1,400, 1,400, 1,400, 1,400, 1,400, 10 हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि बेसिक होता है, डीए होता है और कॉट होता है। कॉट क्या इस क्वेश्चन में कॉट है? इस क्वेश्चन में कमीशन तो है सर, पर इट्स अ मंथली कमीशन।
तो एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए जो रूल है उसमें बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट के बारे में बोला गया है, बेसिक प्लस डीए प्लस मंथली कमीशन के बारे में नहीं बोला। एवरेज सैलरी कैलकुलेशन के बारे में क्या बोला, कहाँ चला गया, मैं लिखाया था ना, ये रहा बेसिक प्लस डीए, डीए का कौन सा, आरबी पार्ट, और कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है, कमीशन ऑन टर्नओवर। तो ये कमीशन जो मंथली वाला है इसको हम लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे, ठीक है, ज्यादा जज्बाती ना हो जाए, ये नहीं कमीशन तो देना चाहिए, ठीक है। अब जज्बाती क्यों नहीं हो सकते हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये रूल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट है, यानी बेसिकली सरकार ने जो बनाया है, ठीक है, टैक्स डिपार्टमेंट ने, आपको उसको फॉलो करना है। तो कॉर्ड जो है यहाँ पर कुछ नहीं हो, ठीक है, इसको ऐसे मैं जस्ट डंडा लगा दिया, ऐसे कुछ करना ही नहीं चाहिए, ऐसे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब दोनों साइड को टोटल करके इक्वल करके बताओ, इसको टोटल करके कितना आया, बेसिक को ओए इसका अरे 15,000 का 2 बार करोगे 30,000 हो गया, और 14,000 को 7 बार करोगे कितना होगा, इसका बेसिक का 1,40,000, इसका 40,300, 14 14300 टोटल करके डिवाइडेड बाई 10, तो 1,57,000 सॉरी 15,730, 15,730। अब रूल तो पता ही आप लोगों को, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मैक्सिमम इज 20, gratuity received ग्रेजुएटी कितना 3,90,000, और सी में नहीं, इसमें तो यही आएगा ना, सी मतलब तो सी माने तो वही ना, हाफ इंटू, अच्छा हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू 26, 26 साल 11 महीना था तो हम लोग 26 लेंगे, तो हाफ इंटू एवरेज सैलरी हो जाता है, हाफ है इधर 15,730 है और इधर 26 है, तो हो जाता है कितना बोला 20,449, 20,449, ठीक है। तो अब 20,490 सबसे कम है, तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा, तो टैक्सेबल ग्रेच्युइटी इक्वल्स टू 3,90,000 जो मिला है आपको ग्रेच्युइटी रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन है लो, दैट इज 2044, तो आपका बन जाएगा 185,510, दिस इज योर टैक्सेबल ग्रेच्युइटी, ठीक है। सिस्टम फॉलो करोगे, कॉन्सेप्ट याद रखोगे, कोई गड़बड़ नहीं, हड़बड़ करोगे, जल्दबाजी करोगे, कीप करोगे कॉन्सेप्ट को, फंस जाओगे, जाना चीज भी अनजाना लगेगा। ठीक है, ग्रेच्युइटी रिलेटेड कुछ और होमवर्क दे दूंगा घर पे ट्राई करने के लिए, न्यू टॉपिक में बात करें। तो पेंशन का बात कर लिए, ग्रेच्युइटी का बात कर रहे हैं, अब आपके साथ में धीरे धीरे लीव एनकैशमेंट, HRA, बहुत सारा चीज करना है। चलो, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है लीव एनकैशमेंट। क्या नाम है, लीव एनकैशमेंट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी मैंने लिखाया था ना, लीव एनकैशमेंट बोल के फॉर्मेट में लिखा था कि नहीं लिखा था,
वर्किंग नोट बोल के लिखा था कि कुछ रूल सिखा दिया? रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट फुल टैक्सेबल, रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अदरवाइज एग्जाम्प्ट होता है 10 सबसेक्शन 10 डबल ए। ठीक है, ये इस चीज के बारे में बात करना है, 10 सबसेक्शन 10 डबल ए के बारे में। ठीक है, तो क्या चीज है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, चलो थोड़ा बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लीव एनकैशमेंट का मतलब है कि तुमको ऑर्गेनाइजेशंस में एक लीव मिलता है। ठीक है, लीव माने तुम छुट्टी ले सकते हो, तुम्हारा सैलरी काटेगा नहीं। लेकिन मानो तुमने लीव में काम किया, तुमने लीव नहीं लिया, तो लीव नहीं लेने से तुम्हारा जो क्रेडिट होता है, मानो छुट्टी ले लेने से क्या होगा, कंपनी उसको काउंट कर देगा कि उसका छुट्टी हो गया है, तो उसमें तुम्हारा कोई सैलरी काउंट नहीं करेगा। तो पॉइंट इज कि तुमने अगर लीव नहीं लिया और काम किया तो बेसिकली तुम्हारा ना एक क्रेडिट अमाउंट जमता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉय क्या होता है, वो लीव लेता नहीं है, लीव ना लेके लीव में काम कर लिया। तो अगर कोई लीव में काम कर लिया तो उनको क्रेडिट मिलता है। अब वो क्रेडिट अगर वो बाद में यूज कर लेता है, क्रेडिट का अमाउंट अगर वो उठाता है, तो उसमें रिटायरमेंट के बाद उठाने से नॉर्मली टैक्स नहीं लेता। लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद लेते हैं, रिटायरमेंट के पहले ले लेगा, हाँ सॉरी रिटायरमेंट के बाद लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिटायरमेंट के पहले उठाता है तो देयर में भी टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल होता है, बट ऐसा नहीं कि कोई एकदम जो भी उठा रहे पूरा टैक्स कर दे, उसका कुछ हिसाब किताब है, देयर सम पार्शियल कॉन्सेप्ट इज देयर। ठीक है, उसी चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको अभी इस तरह से लिखने का जरूरत नहीं है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो क्या बोलता है, लीव एनकैशमेंट में रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपर एनुएशन और अदरवाइज, मैंने सुपर एनुएशन मैंने एन्युइटी हो गया, उसको सुपर एनुएशन बोलते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हो तो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा 10 डबल ए में। अगर आप एनी अदर एम्प्लॉय हो तो 10 डबल ए सबसेक्शन 2 में चीज थोड़ा बदलेगा। तो गवर्नमेंट को तो फुल्ली एग्जाम्प्ट दे रहे हैं सर रिटायरमेंट में, हाँ, लेकिन बाकी जो एम्प्लॉय है उनका खेल थोड़ा बदलता है। इसमें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या कहता है सर, 25 लाख। ठीक है, कितना बोला, 25 लाख अगर आपको लीव एनकैशमेंट का मिल रहा है। फिर लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, जितना तुमको सैलरी लीव सैलरी मिल रहा है एक्चुअल में, कॉन्सेप्ट उसी सेम काइंड ऑफ है। और ये लिमिट थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है, ये स्टैट्यूटरी लिमिट जो है ये चेंज होता रहता है, यही थोड़ा झमेला करता है, चेंज होता रहता है। मैंने मानो कि कोई पुराना किताब देखेगा तो या पुराना क्वेश्चन करेगा, ठीक है, मानो यूट्यूब में भी कर रहे हैं तो उसमें कोई क्वेश्चन है पुराना क्वेश्चन, सेम चीज करा रहा है बट शायद ये रूल अलग है। इवन तुम मेरा भी पुराना क्लास देखोगे, मैं सेम चीज को करा शायद अलग रूल यूज करके, वही मैं समझ में आ रहा था। तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है ना, देखो स्टूडेंट को तो इतना नॉलेज नहीं होता है, उसको वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, बोले भाई मैं यूट्यूब सही है कि सर सही है ठीक है तो बात ये नहीं है, कभी कभी हम लोगों से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर कुछ इस तरह का चीज आते हैं ना, हम लोग भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। क्या है ना, हम लोग के दिमाग में थोड़ा कभी कभी पुराना रूल चलता रहता है, और बोलने के टाइम पे ना कई बार निकल जाते हैं। लेकिन दिमाग में अगर कुछ भी लगता है ना, क्योंकि बाद में मैं रिसेंट मैट को फॉलो कर लेता हूं, उसमें अगर मेरे को बाद में पता चल जाता है ये मैंने गलत बोल दिया, फिर मैं नेक्स्ट दिन उसको सुधार दूं, कोशिश करता हूँ बोलने से पहले गलती ना हो। ठीक है, नहीं होना चाहिए नॉर्मल, ये हम लोगों से गलती नहीं होना चाहिए। बट अगर कभी बाई चांस हो गया तो मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज को सुधार देता हूँ कि सर इसमें मैं गलत हूँ। कभी कभी अगर मैं नहीं बोला तो कोई ना कोई स्टूडेंट होता है, ठीक है, जैसे गोपाल के थोड़ा कीड़ा है ना देखने का, कैलकुलेट करने का, नहीं अच्छा कीड़ा है, कीड़ा को रखना। ठीक है, तो ऐसा कोई ना कोई मेरे को मिलता है, सर शायद वो वाला रूल कुछ मेरे को लग रहा है कुछ चेंज हुआ, आप थोड़ा देखेंगे उसको, ऐसे बोल रहे हो। तो ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं हमसे नहीं, बट गलती ना होना ही एक्सपेक्टेड होता है सर, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा देख लेता हूँ क्या नया रूल में क्या लिमिट दिया है। अच्छा, 25 लाख लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, जो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा वही चीज है। इसलिए मैं आपको बोला कि एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना आप वहां मत सीख रहे हो, अभी क्या ना वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है।
और दूसरा एक चीज बोला, कैश इक्विवेलेंट ऑफ एनुअल लीव बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। डोंट टेक लोड, इस चीज को बहुत ही इजीली हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो अब इस कॉन्सेप्ट का पहले मजा लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं भी देता हूं, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है, समझ जाएगा। क्वेश्चन एक दो करने से ही हो जाएगा, बट मेन बात है कॉन्सेप्ट क्लियर कर। ठीक है, ये सब टॉपिक में ना बहुत प्रैक्टिस नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा तो जाके होगा, नहीं ऐसा बात नहीं। आप मोटा मोटी 2-3 क्वेश्चन टाइप का कर लोगे तो एनफ है, लेकिन मेन बात है कि कहना क्या चाहते, कैलकुलेशन होगा क्या, वो चीज आपको पता करना। मैं कल क्या बोल रहा था कि टैक्स क्या है, बूंद बूंद से सागर जैसा बना। बूंद को समझना ही टैक्स का मेन बात है, सागर आप ऐसे भी बना दो। हम लोग जब पढ़ाई करते थे, मैं देखता था टैक्स में ना स्टूडेंट लोग ना बैठे बैठे रोता था, मतलब दोस्त लोग, क्या भाई क्या प्रॉब्लम है? बोले भाई ये टैक्स ना जान खा रहा है। काहे? अरे समझ ही नहीं है तो पढ़े कैसे? तुम बिलीव नहीं करोगे, तुम जब तुम लोग आगे और भी किसी से मिलोगे ना तो देखना वो टैक्स में ना वो, क्योंकि उसको ना ये समझ में, ऐसे टैक्स का पढ़ने से इतना भी टफ नहीं लगता, लेकिन ये समझ में नहीं आता भाई इतना सारा चीज को पढ़े तो कैसे पढ़े। अकाउंट्स का फिर भी एक प्रायर नॉलेज है, 11-12 से करे जा रहे हैं, बस उसी चीज का एक्सटेंशन चल रहा है। कॉस्टिंग एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बचपन में भी अरिथमेटिक किया है, उसी अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक्सटेंडेड टॉपिक। अब फाइनेंस में थोड़ा दिक्कत होता है काफी लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा एनालिटिकल एरिया है। टैक्सेशन में दिक्कत ये होता है कि वो इतना सारा रूल्स रेगुलेशन और ये चेंजेस टाइम टू टाइम, और एक बार कैंसिल आएगा बता, ठीक है, चेंजेस टाइम टू टाइम। मानो कि कॉलेज में कई लोग बोलते हैं सर कॉलेज का इतना बड़ा टैक्स का किताब खरीदे थे 1,500-2 हजार टका लगा था, क्या करें? बोली फेंक दो। मैंने मानो 2 साल पहले लिया था, तो बोलते सर क्या करें इस किताब को, मेरे पास टैक्स का किताब है। मैं उसको बोलता हूँ फेंक दो। इसलिए वो काम पे लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें काफी सारा नियम चेंज हो गया है। अब तुम अगर वो उस नियम के पीछे भागोगे तो फिर अभी नया नियम तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए टैक्स में हमेशा अपडेटेड किताबें देखना पड़ता है। अकाउंट्स का पुराना 3 साल पुराना किताब का अकाउंट्स का क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर थोड़ा बहुत चेंज आया है वो उसको छोड़ के। कॉस्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है कॉस्टिंग में कभी चेंज नहीं आता, एक्सेप्ट कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स में कभी कभी चेंज आता है, अदरवाइज नॉर्मल कॉस्टिंग में नो चेंजेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस तरह का कोई चेंजेस नहीं है। फाइनेंस में भी जीएसटी में थोड़ा अपडेट होता है, बट फिर भी टैक्स से कम ही है, इनकम टैक्स से कम ही। कॉर्पोरेट लॉ में चेंजेस होता रहता है, बट वो भी एक सर्टेन गैप दे देगी, 2-3 साल छोड़ दोगे, रोज रोज चेंज नहीं कर। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में भी, लेकिन वो गैप दे दे के करता है, ठीक है, गैप दे दे के करता है। लेकिन सबसे मतलब रेगुलर बेसिस में अगर कोई सब्जेक्ट अपडेट होता है तो वो इनकम टैक्स। ये चीज आप लोग जितना और देखना पड़ते रहेगा ना, आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में सबसे ज्यादा अपडेटेड वाला सब्जेक्ट ही है, हर साल चेंज होता है। हाँ, अब फिर से देखो ना, अभी ये इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद फिर से बजट निकलेगा, फिर भी इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ लोचा तो करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ अट्रैक्शंस, ठीक है, कुछ बेनिफिट, कुछ बैम्बू, ठीक है, करेगा। इंडिया में कभी कभी किसी किसी लोगों ने बोला कि इनकम टैक्स को हटा देना चाहिए। हाँ ठीक है, हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया में ये इतना इजीली हट नहीं सकता। नहीं, सरकार दूसरे एंगल से कमाएगा, इनकम का जरिया बना लेगा, पब्लिक से इनकम टैक्स नहीं लेगा। ऐसे बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, जैसे दुबई वगैरह में पब्लिक को कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता, सिंगापुर में नहीं देना पड़ता। एक्चुअली देखो, ये मेन बात है ना, ये इनकम टैक्स देना ना देना ये डिपेंड करता है कंट्री का सिचुएशन से। जैसे अगर जैसे तुम्हारे देश में जनसंख्या कम है,
और तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है उससे तुम इतना रेवेन्यू कमाते हो, तो पब्लिक से अलग से टैक्स लेने का क्या मतलब है? और जब तुम्हारा फैमिली मेंबर इतना बड़ा है, ऊपर से तुम्हारे पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स तो पहले बहुत था, लेकिन सब रिसोर्स तो लोगों ने लूट लूट के खत्म कर दी। इंडिया के पास जो रिसोर्सेज था, इतना गोल्ड, इतना डायमंड, इतना चीजें जो भी था, वो तो सब लेके चला गया। कभी ब्रिटिश आके लेके गया, कभी मिडिल ईस्ट के लोगों ने आके लेके गया, कोई आके बोला कि हम लेंगे भी और रहेंगे भी, रह गया। ठीक है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, बट था तो आक्रांत। अरे बाबा, अटैक करने ही तो आया था। कौन सा हम लोगों को आके एकदम फूल चंदन से सजाया था? नहीं, किसी किसी को ना बहुत, जैसे मुगल के बारे में बात करने से किसी किसी को पर्सनली खराब लगता है, बट मेरा उनको एक सिंपल सवाल होता है। मैं यहाँ पर जात पात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुगल कोई मुस्लिम का ठेकेदार नहीं है। मुस्लिम एक धर्म है जो उनको मान के इंसानियत तक पहुंचते हैं, इट्स ओके। बट किसी किसी का मानना है नहीं, मुगल इज द ठेकेदार ऑफ मुस्लिम। गलत बात, ये गलत बात है। ये इतिहास को नहीं आता। जो भी मुगल आया था, वो मुगल आके क्या गया था? हम लोगों को मारा था। हम लोगों के लाश के ऊपर वो लोग पहले हम ये किया, उसके बाद कोई कोई राजा बाद में, वो भी हिंदू लड़की से शादी करने के बाद, जैसे कि अकबर, जिंदगी भर इंसान ने गलती किया। ठीक है, इवन ऐसा भी काम करता था, औरत को बेचने का भी काम करता था। मीना बाजार बोल के बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट। बाद में मीरा इस पे जोधाबाई से शादी करने के बाद उसके अंदर इंसानियत जागा और उसने सब खराब काम को बंद किया। इवन हिंदुओं से जो तीर्थ के लिए टैक्स दिया जाता था, जिसको जिजिया बोला जाता था, उसको भी बंद किया। चलो भाई, जब मुस्लिमों से टैक्स नहीं लेते तो हिंदू से क्या टैक्स लेते हो? अकबर बोला भाई, भारत मेरा देश है, मैं इस देश में जन्मा हूं, इस देश में सभी मेरे लिए बराबर है। ये अकबर ने अपनी जिंदगी के लास्ट में आके बोला। लेकिन सारा साल भर, मतलब उसका पूरा जो शासनकाल है वो बहुत ही भयंकर रहा। लेकिन एंड पे आके जोधाबाई से शादी करने के बाद उनको क्या पता नहीं उसका दिल क्या पिघल गया, और इतिहासकार ने उनको द ग्रेट एम्पिरर बता। कोई मतलब है? मतलब इतिहासकार ने बोलने से नहीं होता, वो पॉलिटिकल प्रोपागेंडा है और कुछ नहीं। इतिहासकार मतलब कौन सा इतिहासकार? 47 के बाद का इतिहासकार। 47 के पहले का इतिहासकार ने ऐसा नहीं लिखा। जो कांग्रेस का चमचा है वो लोग इतिहासकार। तो कांग्रेस के पहले का कोई इतिहासकार को पढ़ो और देखो, उसने जो भी है एकदम क्लियर कट बताया। अच्छा, अगर इंडियन हिस्टोरियन मैनिपुलेट कर सकता है, फॉरेन हिस्टोरियन तो मैनिपुलेट नहीं करेगा। वो जो भी आके देखेगा वही ना लिखेगा, है ना? तो इंडिया के पास पहले बहुत कुछ था। तो तब इंडिया, तब इसी उस टाइम पे इंडिया को गोल्डन बर्ड्स कहा जाता था। अब अभी इंडिया के पास रिसोर्स बोल के क्या है? अभी मैन स्किल ही इंडिया के पास मेन चीज है। ह्यूमन जो लेबर है ना हमारा, यानी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, ये इंडिया का सबसे बड़ा रिसोर्स। इस बात को इंडिया रियलाइज कर लिया है और यही इंडिया का ग्रोथ का सबसे बड़ा पहचान बनेगा अगला 20 साल में। और हमारा एग्रीकल्चर, दो चीज हमारे पास। एक हमारा एग्रीकल्चरल है, फर्टाइल लैंड। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर खेती सबसे बेहतर होता है और साल भर खेती होता है। अमेरिका भी बड़ा साइज में है, कनाडा भी साइज में बड़ा है, पर साल भर खेती नहीं होता है। चाइना में भी साल भर खेती नहीं होता। इंडिया इज द ओनली कंट्री। तो एक हो गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिसमें हम दुनिया में लीडिंग कर सकते हैं और कर रहे हैं ऑलरेडी। बस थोड़ा सा इंटरनल सिस्टम को ठीक करना है। कि किसान का जो फालतू का चल रहा है ना, इसको एक साथ बैठ के मैनेज ही करना पड़ेगा। ये फालतू का, ये किसान और सरकार के बीच में जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई बंद होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक सर्टेन पॉइंट पे आना चाहिए। और सेकेंड थिंग, हमारा जो ह्यूमन स्किल्स, ये सबसे बड़ा पावर है और उसी के लिए दुनिया पागल है। तुम देखो ना, पूरा दुनिया भर का जितना बड़ा कंपनी चलता है, सब कंपनी का तो एम्प्लॉय सब इंडियन। इस पर सीईओ में भी बैठा है इंडियन, और साइंटिस्ट, हाँ, इंडिया का है। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नासा का जितना साइंटिस्ट है उसमें 10 to 20% साइंटिस्ट बंगाली है। 10% साइंटिस्ट बंगाली है और 20 to 25% साउथ इंडियन। बंगाली से साउथ इंडियन थोड़ा ज्यादा ही है, बट फिर भी बंगाली का प्राउड करने। बंगाली तो पहले बहुत ये सब चीजों में था। अभी जिस तरह का एजुकेशनल क्वालिटी खराब किया है ना स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसके कारण बंगाली का ये सब चीजों में
पावर कम जा रहा है, लेकिन ये जरूरी है, बहुत जरूरी। अब समझ रहे हो कि इंडिया आगे किस तरह से लीड करेगा, वही मैं बोल, अगर लीडिंग कर लिया तो शायद बाद में कभी हो सकता है, बट मुझे अपकमिंग 25-50 ईयर्स में टैक्स एबोलिश होने का कोई चारा नहीं दिखता है। जैसे पहले एक टैक्स होता था वेल्थ टैक्स, दो ही डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स दो तरह का पहले होता है, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको, पहले दो तरह का डायरेक्ट टैक्स चलता था, हम लोग जब पढ़ते थे वेल्थ टैक्स होता था, हम लोग आई थिंक उन लोग लास्ट बैच थे वेल्थ टैक्स, उसके बाद वेल्थ टैक्स को कंप्लीटली एबोलिश किया था, मैंने तुम्हारे संपत्ति के ऊपर तुमको सरकार के घर में टैक्स जमा, तो इस तरह से बहुत सारा सिस्टम एबोलिश होता है, ऐसा बात नहीं है। बोलो पढ़ाई वाला है। तो जनवरी महीने में हम टर्नओवर लोग नहीं ऐसा बात नहीं है। अच्छा सुनो, यहाँ पर एक क्वेश्चन हुआ है कि टर्नओवर अगर रिटायरमेंट के बेसिस पे, टर्नओवर का एक सिंपल चीज बताता हूँ, आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो चीज को। जैसे ये जो क्वेश्चन था टर्नओवर का, कहाँ चला गया, ऐसे टर्नओवर वाला क्वेश्चन आगे बहुत मिलेगा। टर्नओवर नॉर्मली साल भर का होता है, ठीक है, तो अगर तुमको साल भर का टर्नओवर देता है, अब बंदा जनवरी में रिटायर करे, फरवरी में रिटायरमेंट करे, डजंट मैटर, यहाँ पर बोला है ना 23-24 का, अब 23-24 के अंदर जनवरी तो आता है ना, माने अप्रैल से लेके मार्च आता है, अब अगर वो जनवरी में रिटायर कर जाए, जुलाई में रिटायर कर जाए, अगस्त में रिटायर कर जाए, डजंट मैटर, टर्नओवर साल भर का हो। कंपनी का टर्नओवर, टर्नओवर एम्प्लॉय का थोड़ी होता है, कंपनी का टर्नओवर है। अब कंपनी, अच्छा अब एक देखो, आपको एक कॉमन सेंस डेवलप करना है, कमीशन टर्नओवर पे एम्प्लॉय पे क्यों दिया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय बिजनेस का टर्नओवर को बढ़ाता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय ही तो है जिसके कारण बिजनेस का टर्नओवर इंक्रीज करता है, इसीलिए कंपनी एम्प्लॉय को एक तरह का टोप देता है कि अगर आपके परफॉर्मेंस में बिजनेस का टर्नओवर बढ़ता है, आपको कमीशन के रूप में 1%, 2%, 3% दिया जाए, दैट इज द पर्पस ऑफ कमीशन। ओके, अब अगर साल भर बिजनेस चला तो साल भर के ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर होगा, आपको सिंपल इंफॉर्मेशन रहेगा कि ये टोटल टर्नओवर है, ये इनका कमीशन, आप बताओ इनको कितना कमीशन देंगे। बात समझ में आया सर? अब तुम उसको रिटायरमेंट कभी भी करा, समझ में आया बात? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने उसके दिमाग में चल रहा है कि सर रिटायरमेंट जनवरी में कर रहा है, साल भर तो काम नहीं किया फिर, है ना, तो कि काउंट तो पूरा मार्च तक हो रहा है, तो फिर उसको क्या प्रोपोर्शनेट मिलेगा? नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। लीव एनकैशमेंट, केएसजी स्क्वायर लिमिटेड, इसका एक पॉलिसी है, इसका पॉलिसी है कि ये साल भर का 40 दिन का लीव देता है। कितना दिन का लीव देता है? 40 डेज का लीव देता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज क्या बोला, देखो ध्यान से पढ़ना, मैं वही चीज दिखाऊंगा, अर्न्ड लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 days फॉर एवरी ईयर फॉर एक्चुअल सर्विस रेंडर्ड फॉर द एम्प्लॉयर फ्रॉम हुज सर्विस ही हैज रिटायर्ड। अब खेल यहीं पर होता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो 40 दिन का लीव दे सकता है साल भर का, 30 दिन का भी लीव दे सकता है साल भर का, सॉरी 50 दिन का भी दे सकता है, लेकिन फॉलो होगा स्टैंडर्ड रूल। स्टैंडर्ड रूल माने 30 डेज, एनुअली 30 डेज, और यही एक्चुअली इस पूरा खेल का मेन लोचा है, एवरी ईयर, ठीक है। अच्छा इसमें एनकैशमेंट ऑफ लीव, मैंने आपको जो लीव मिलेगा, मैंने जो लीव आपने एक्चुअली आपने काम कर लिया, तो उसको एनकैशमेंट आप नगद में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग कंटिन्यूटी, लिख नहीं रहे हो आप लोग? हाँ लिखो, नहीं लिखना है फिर, मैं तो नोट लिखा रहा हूँ।
ठीक है। एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, फुल्ली टैक्सेबल होता है, चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट। वेरी सिंपल। हाँ सर, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपके लिए तो ये फुल्ली टैक्सेबल है ना। यहां तक लिख ली, सब लिख रहे हो ना। दर्श, कनिका, प्रिया, शालिनी, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? हाँ सर। चेंज करें, पेज चेंज करो। मैं बोल सकती কি বলছে কিতাব কিছু বলছেন? হ্যাঁ, একটু কিন্তু বসতে হবে, আমার ক্লাস চলছে। এখানেই থাকেন কাছাকাছি? আচ্ছা, তাহলে আজকে 3টের পরে আসুন বা বিকেল বেলা আসতে পারবেন? 3:30 4টের দিকে আসতে পারবেন? হ্যাঁ, আমার নাম্বারটা নিয়ে যান না, ওইখানে দেখুন লেখা আছে, দেখুন ওইখানে এটাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর নাহলে 20-25 আমার আরো মোটামুটি আধ ঘন্টা লাগবে ক্লাস কমপ্লিট হতে, আধ ঘন্টা পরেও আসতে পারেন। তাহলে কি দাঁড়ালো, फुल्ली टैक्सेबल गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट। अब बात ही उठता है सर कि अब मानो कि उसको लीव मिल रहा है तो वो एक गुल्लक में अपना लीव को जमा कर, ठीक है, ये लीव बॉक्स है, ठीक है, लीव बॉक्स अच्छा बना है सर। এবারে হ্যাঁ ব্যাক লাগছে, लीव बॉक्स, ठीक है। अच्छा, लीव बॉक्स में इसको कितना दिन का लीव जमा हुआ है? ठीक है, केएसडी स्क्वायर का 40 डेज का लीव जमा हुआ एट दी टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लिखो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आप लोगों को क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? 20 ईयर 9 months credit leave equals to 350 days, ठीक है। ये सेक्शन देना भूल गया था, लिख लेना तो स्टार्टिंग में सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल। ओके, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20 ईयर्स 9 months क्रेडिट लीव कितना जमा हुआ है उसको? 350। सर ये कहाँ से आ गया 350? ये मैंने मन गढ़ंत कर, सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड, ठीक है। अब कुछ तो होगा ओरिजिनल में, 350 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। उसका क्रेडिट लीव है 350। इस 350 का जो उसका एनकैशमेंट अगर होता है तो उसका वैल्यूएशन होता है 2.5 लाख। सर ये कहाँ से मिला? सर ये वैल्यू करके पता चला कि उसका लीव का जितना पैसा जमा हुआ है उसका अमाउंट। अभी 2.5 लाख मैंने दिया, 1.5 लाख भी हो सकता है, 3.5 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, विद रेस्पेक्ट टू 350 डेज।
ठीक है, ये मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूँ तो अपने हिसाब से सब्जेक्टिवली दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी सब्जेक्टिवली देता है, रियल लाइफ में जो सिचुएशन होगा वो मिलेगा, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ठीक है, समझ गए बात। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20 और 9 मंथ, क्रेडिट लीव 350 डेज, 2,50,000। अब देखो सर, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको अगर 2.5 लाख रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ये 2.5 लाख अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए क्या कहता है? फुल्ली, ठीक है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अगर वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, है ना। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में से 4 रूल देखना पड़ता है। कितना? 4। किसी केस में 3 मिलता है, किसी केस में 4 मिलता है। अब वो केस टू केस डिपेंड करता है, वो भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि 3 ही होता है 4 ही होता है, ऐसा नहीं, केस टू केस। ज्यादातर केस में 3 4, अब किसी किसी केस में 2 भी होता है, इसलिए ना वो तुक्काबाजी वाला कॉन्सेप्ट में मैं बिलीव नहीं करता। आपको सीधा चीज रूल जानना है, 3 पॉइंट होगा तो 3 पॉइंट, 4 पॉइंट होगा तो 4, नहीं तो कोई कोई नहीं ऐसा बोलता है। ज्यादातर केस में 3 होता है, ज्यादातर केस में क्या होता है हमको क्या पता, है ना। तो पॉइंट ए में मैक्सिमम कितना? 25 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, दिस इज स्टैट्यूटरी लिमिट। कभी एक जमाने में 3 लाख भी हुआ करता, इतना लिमिट बढ़ा दो। सरकार यही सब तो बेनिफिट देता है। 25 लाख भी लीव एनकैशमेंट मिल रहा है, सरकार बोल रहे है भाई आपको छूट मिलेगी, क्या बड़ा बात है भाई, है ना। मैक्सिमम 25 लाख तक आपको छूट मिल सकता है, बहुत बड़ी बात। लोगों के टाइम पे 3 लाख बहुत गुना बढ़ गई, मैंने बीजेपी क्या बेनिफिट दे रहा है। सर बीजेपी का क्रेडिट कर रहे हो हम, कांग्रेस करता तो उसी का भी बोलना था ना। अगर कांग्रेस जमाने में बोले तो कांग्रेस का ही ना नाम लेना पड़ेगा मुझे, क्या बता। दिल खोल के अपना बात भी इंसान नहीं रख पाएगा। अमाउंट रिसीप्ट सी 10 इंटू एवरेज सैलरी, ये 10 इंटू एवरेज सैलरी रूल है। एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है आपको पता है, और 10 इंटू करना भी बेसिकली आपको पता है, वो 10 महीने का हिसाब से होता है, जो भी एवरेज सैलरी होगा उसको इंटू 10 का, ये रूल है। ठीक है, 10 इंटू, वहां पर हाफ इंटू एवरेज सैलरी था ना, यहाँ पर हम लोग 10 इंटू एवरेज सैलरी, ये देखो बोला ना, क्या बोला, 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, इसलिए 10 इंटू एवरेज सैलरी। नहीं, अब सैलरी का मतलब जो होगा, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने का जो सिस्टम वहां पर सीखा था वही सिस्टम, बेसिक प्लस डीए प्लस कॉट, डीए का रिटर्न सेम कॉन्सेप्ट लगे, कॉट भी टर्नओवर सेम कॉन्सेप्ट है। एवरेज सैलरी जैसे कैलकुलेशन वहां करते थे, यहाँ पर भी वही करो, ठीक है। इसका एक नियम है, मैं आपको शॉर्टकट में बाद में बता दूंगा कि सैलरी का मतलब किस केस में क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा पेचीदा चीज है कि अलग अलग केस में सैलरी का मतलब बदल देता है, तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि किस केस में क्या होता है, मैं आपको आगे आगे बता दूँ। वैसे यही एक कंफ्यूजन सबसे ज्यादा सैलरी में होता है, जो कि सैलरी का मतलब क्या ले, मैंने बेसिक ले, डीए ले, कॉट ले, कमीशन लेंगे मंथली लेंगे कि नहीं लेंगे, अलाउंस लेना है कि नहीं लेना है, परक्विजिट लेना है कि नहीं लेना है, तो ये केस टू केस मैटर करता है, लेकिन इसका एक सिस्टम है कि कब आपको क्या लेना चाहिए, इसका भी एक बाइफर्केशन है, मैं आपको आगे बता। अच्छा 3 पॉइंट हुआ ना, मैक्सिमम 25, अमाउंट रिसिप्ट 10 इंटू एवरेज सैलरी, और एक आएगा डी। डी में क्या आएगा बोला तो, डी में लिखो क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी, क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी।
तो 4 पॉइंट हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं एक सिस्टम लेता हूँ। अच्छा, मैक्सिमम 25 लाख आपने समझ गए। अच्छा, अमाउंट रिसिप्ट को अगर मैं 2.5 लाख मानूं तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 2.5 लाख लिया था। अगर मैं अमाउंट रिसीव करता हूँ 2.5 लाख, अच्छा 10 इंटू एवरेज सैलरी को करेंटली मैं एक मान लेता हूँ कि ये कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा 10 मंथ का जो भी है और एवरेज सैलरी है मानो 14,000 करके। ये अभी मैं सब्जेक्टिवली चूज कर रहा हूँ, बट रियल में सब्जेक्टिव नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 10 इंटू एवरेज सैलरी अगर 14,000 करके अगर मानता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,40,000। और अब पूरा खेल जो है ना वो क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी पे डिपेंड। अब इस केस का पूरा मेन फोकस इसी में है, बाकी चीज तो हो जाएगा। मैक्सिमम 25 लाख हो जाएगा, अमाउंट रिसिप्ट का भी पता चल जाएगा। 10 इंटू एवरेज सैलरी में थोड़ा एवरेज सैलरी का काउंटिंग करना है, जो भी उसका लास्ट 10 मंथ का सैलरी होगा 10 तो रूल है, इंटू करना है। तो ये 3 पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है, पूरा माथा इसमें लगा, क्रेडिट लीव का काउंटिंग और उसके साथ एवरेज सैलरी का इंटू। अब क्रेडिट लीव का काउंटिंग कैसे करना है इसके लिए मैं एक एग्जांपल क्रिएट करूं। फॉर एग्जांपल टोटल लीव इक्वल्स टू 800। सर कहां से ले लिया 800? मैंने स्टार्टिंग में एक हिसाब किया था कि बंदा 20 साल 9 महीना काम कर रहा है, यहां पर भी 9 महीने को क्या करना है? इग्नोर। जो कॉन्सेप्ट उसमें लगता था वो नॉट कवर्ड में सेम कॉन्सेप्ट यहीं पर भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 9 महीने को इग्नोर करना। तो 20 साल 9 महीना तो 20 साल ही काउंट। तो अगर 20 साल काम करता है और एवरी ईयर अगर 40 दिन करके लीव मिलता है केएसजी स्क्वायर लिमिटेड में, तो केएसजी स्क्वायर टोटल लीव देता है अपने एम्प्लॉय को 800। ठीक है, 800 लीव है। और हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि जो बंदा काम किया है उसको 350 दिन का लीव क्रेडिट है। तो 800 में से अगर हम लोग 350 को माइनस कर देते हैं, ध्यान से समझना बात, 800 लीव में से अगर 350 क्रेडिट लीव को अगर माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब बाकी अमाउंट जो है वो क्या है? 450 दिन जो बना है ये क्या है? सर टोटल लीव देता है केएसजी स्क्वायर एम्प्लॉय को 800 दिन का, साल भर का। सॉरी साल भर का नहीं, 20 साल में टोटल 800। अरे एवरी ईयर 40 दिन, तो 20 साल में 800। तो टोटल लीव अगर 800 डेज है उसमें से उसका क्रेडिट बचा है 350, तो बाकी उसने यूज कर लिया, है ना? तो उसको 450 को क्या बोलेंगे? यूज। 450 उसने यूज कर ली, माने उसका लीव था पर उसने लीव को यूज कर लिया, मैंने लीव ले लिया वैसे, लेकिन 350 दिन का लीव उसने नहीं लिया। तो नहीं लिया तो उसका क्रेडिट अमाउंट जो होता है वो उसको मिलना चाहिए, काम किया ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज का और ध्यान, अब इसमें से काउंट अगर तुमको पूछता है तो फिर टैक्सेबल कितना होगा? ये जो क्रेडिट लीव का पैसा उसको मिला है 2.5 लाख, है ना, तो कितना टैक्सेबल करना चाहिए सर? अब नॉर्मली रूल कहता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड है, तो बाकी क्या होगा? टैक्सेबल होगा ना। पॉइंट है कि कई लोग क्या सोचेगा, मतलब बहुत केस में देखा जाता है कि टोटल 350 दिन का लीव है, 350 दिन का लीव है, तो 350 दिन का लीव है और उसने पर मंथ कितने का है? 30 दिन का मंथ होता है। तो पॉइंट यहाँ पर ये चलता है कि अगर 350 दिन है और पूरा मंथ में 30 दिन चलता है और उसका मंथली सैलरी हम लोगों ने क्या माना था? एवरेज सैलरी माना था 14,000 ना, 14,000 सैलरी माना था ना हम लोगों ने। तो अगर एवरेज सैलरी किसी का 14,000 है तो ना इसको काउंट करके मुझे बता दो कितना हो रहा है? वन लैख 63,333, माने 30 दिन के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, मंथ के हिसाब से, और टोटल इसका जो भी क्रेडिट है उसको काउंट कर रहे हैं और उसका एवरेज सैलरी को काउंट कर रहे हैं।
तो ये काउंट करके इसका वैल्यूएशन आता है 1,63,333। लेकिन सर इस चीज को यूज नहीं किया जाता, मैं आपको समझाता। इनकम टैक्स कहता है, कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, एक चीज में पहुंचने का कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी समझ में आ जाएगा। इनकम टैक्स कहता है, क्या बोला इनकम टैक्स रूल में? इनकम टैक्स कहता है कि अर्न लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज। यानी आप कोई भी कंपनी में काम करो, कंपनी आपको कितना भी दिन का लीव दे दे, लेकिन इनकम टैक्स उसका 30 दिन ही मैक्सिमम काउंट हो। कंपनी ज्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, लेकिन कैलकुलेशन करने के टाइम पे इनकम टैक्स का कि कितना क्रेडिट लीव का काउंटिंग करेंगे, वो 30 डेज को ही काउंट करें। इसका मतलब ये है, हाँ भाई देखो ना सर, तो टोटल लीव इनकम टैक्स के हिसाब से कितना होना चाहिए? 20 साल काम किया इंटू 30। तो एज पर इनकम टैक्स टोटल लीव होता है 600 डेज, है ना? उसमें से ऑलरेडी ये जो बंदा है 450 दिन यूज कर लिया, ये बंदा ने 450 दिन ऑलरेडी यूज कर लिया। तो 600 में से 450 अगर यूज कर लेता है तो बचता कितना है? 150। ये उसका क्रेडिट अभी पड़ा हुआ है। क्लेम तो कर रहा था 350, पर इनकम टैक्स 350 का क्लेम को एग्री नहीं करेगा, वो इसको अपने हिसाब से 150 में काउंट कर दे एज पर दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरह से हिसाब कर लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली उसका हिसाब बनेगा जितना उसका क्रेडिट है डिवाइडेड बाई 30 बने पर मंथ के हिसाब से, इनटू जितना उसका एवरेज सैलरी 14। ये होता है एग्जैक्ट। टैक्सेबल क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा 2.5 लाख उसको मिला था, 2,50,000 उसको रिसीव हुआ था, 2,50,000 माइनस 70,000 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 लाख। মানে ও বলতে চাইছিল 2.5 লাখ আমি পাবো 350 দিনের ক্রেডিট, তাহলে আমাকে 2.5 লাখের ট্যাক্সে ছেড়ে দাও, ও বেসিক্যালি ভাবছে। বাট ইনকাম ট্যাক্স বলতে চাইছে না, আমি তোমাকে 2.5 লাখে ছাড়বো। আর এই যে যেটা হিসেবটা হচ্ছে 1,63,333, ঠিক আছে, ওর ওর হিসেবে এইটা এক্সেম্ট হওয়ার কথা। 350 दिन 30 दिन के हिसाब से 14,000 के हिसाब से, बट ये नहीं मिले तो काट दो इसको, किया ना? हाँ काटो ना, ऐसे ही काटो। ये रफ में क्यों किया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोग ऐसा ही करेगा, बाय डिफॉल्ट लोग ऐसा ही करेगा। वो तो सही देख रहा है ना, लेकिन यहाँ पर तो रूल लग जाता है ना, रूल में 30 दिन का खेल लग जाता है, तब ये पूरा खेल गड़बड़ा जाता है। अरे बेसिकली बात क्या बन रहा है कि साल भर का अगर 350 क्रेडिट है तो 30 दिन के हिसाब से उसका कितना अमाउंट बन रहा है, ये हिसाब यहाँ पर एक्चुअली करना पड़ता है, इसलिए रूल इस तरह का आ जाता है। ये देखो पूरा खेल जो मैं यहाँ पर लिखा है, इस चीज को मैंने आपको समझा। नॉर्मल में देखोगे तो 2-4 बात समझ में आएगा, पर पूरा बात समझ में नहीं कर पाओ। समझ में आया ना सर? अब एक क्वेश्चन चलो कर, ये एग्जाम्पल मेरे साथ है। क्या बोलते हैं? मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2023 आफ्टर 20 years of service and received leave salary of 5 लाख।
ठीक है। लीव सैलरी 5 लाख, जैसे 350 का 2.5 लाख मैंने लिया था, वैसे यहाँ पर ये लोग लीव सैलरी 5 लाख बोल। इसका बेसिक दिया है 5,000 पर मंथ। 1000 वॉज इंक्रीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2023। ये दिया है 3,000 पर मंथ, जिसमें 60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है। कमीशन दिया है 500 पर मंथ, बोनस दिया है 1000 पर मंथ। लीव एबल ड्यूरिंग सर्विस 480 दिन का। ही वॉज एंटाइटल्ड टू 30 days लीव एवरी ईयर। सरकार ने बोल दिया कि भाई 30 दिन का ही एंटाइटलमेंट मिलता है। ये आपके लिए अच्छा किया। ही वॉज एंटाइटल्ड टू 30 days लीव एवरी ईयर। सरकार का भी वही रूल है। नाउ अच्छा, लीव एबल्ड किया 480, लेकिन उसका साल भर का होता है 30 दिन, तो 20 × 30 करके तो 600 होता है। उसने एबल किया 480, तो आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दिस टैक्सेबल लीव सैलरी एज्यूमिंग ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक बार ये काउंट करो कि वो गवर्नमेंट वाला है, और एक बार ये काउंट करो कि वो नॉन गवर्नमेंट। अगर वो रिसीव कर रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, या बोला ना, हाँ रिटायरमेंट के बाद है, तो अगर गवर्नमेंट है तो एग्जेम्प्ट है। तो क्या सिंपल हिसाब होगा, देखो, हाँ करो ना। अच्छा छुपा देंगे, करो सर करो, 2 मिनट टाइम है, करो। ऑनलाइन में कोई जवाब, कुछ आवाज नहीं है। कोनिका, प्रिया, शालिनी, बोलो सर। है ऑब्वियसली, नहीं भाभी, कोई भाभी नहीं। এদিকে কি দেখছিস, কর না। মোট রিসিপ্ট 5 লাখ টাকা না কত পেয়েছেন? এই যে। हो गया, कितना आंसर? गवर्नमेंट का तो नील है, नॉन गवर्नमेंट का क्या करो?
देखो लीव सैलरी रिसीव किया 5 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट है 25 लाख, ये तो ठीक है ना। और थर्ड वाला में 10 इंटू एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन सही है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका सैलरी इंक्रीमेंट भी हुआ है। বেসিক স্যালারি 5000 টাকা আছে, তাহলে 5000 টাকা পার মান্থ যদি আছে, তাহলে এটা আমরা, ও রিটায়ারমেন্ট কবে করছে, ও রিটায়ার করছে ডিসেম্বরে, তাই তো। তাহলে আমি ডিসেম্বরে যদি রিটায়ার করছে, তাহলে আমি নভেম্বর থেকে কাউন্ট করব, তাই তো। তাহলে নভেম্বর, অক্টোবর, সেপ্টেম্বর, অগস্ট, জুলাই, জুন, মে, এপ্রিল, মার্চ, তাই তো। তাহলে ওর তাহলে স্যালারি তার মানে কত আছে, 5000 করে আছে তো এখন, 5000 করে আছে, তার মানে এগুলো সব 5000 হবে, এগুলো সব 5000 হবে, সব 5000 হবে। তাহলে এপ্রিলও 5000 হবে, মার্চে ওর ইনকাম 4000 টাকা, মার্চে 4000 টাকা। দিয়ে তো 3000 পার মান্থ বলে দিয়েছে, 4 লাখ टैक्सेबल लीव सैलरी 4 लाख कितना बोला, 34, नहीं आंसर तो मैच नहीं कर रहा, आंसर बोल रहे हैं 4,73,600, 4,73,600 होगा टैक्सेबल सैलरी, और एग्जाम्पशन होना चाहिए 26,400, 400। এই কেউ করলি অনলাইনে বল, কনিকা, প্রিয়া, কারো কোনো আনসার পাচ্ছি না। ট্রাই করছিস কি করছিস না? এভারেজ স্যালারি ক্যালকুলেশন ঠিকঠাক হয়েছে? দেখ এভারেজ স্যালারি আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা এটা মার্চে, ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হবে না এটা, हाँ फरवरी पर्यंत जाता, तो फरवरी में भी 4000 होगा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका हिसाब होना चाहिए 5000 करके, 5000 करके, 5000 करके 8 बार, और 4000 करके 2 बार, है ना। 5000 करके मतलब 5000 इंटू 8, 5000 इंटू 8 प्लस 4000 इंटू 2, है ना, ये होगा एक हिसाब। इसके साथ ऐड क्या हो जाएगा, डीए, डीए का हिसाब हो जाएगा आपका 3000 इंटू 10, 10 महीने का, तो 3000 इंटू 10 महीने का 30,000, उसका 60%, 30,000 का 60%। এক্সেমটেড হচ্ছে 26,400, ট্যাক্সেবল হচ্ছে 4,73,600 এসছে। বাহ, ए मेरे को इसका बताओ, ए मैं समझा दूं, पूरी थी, समझ गया, हाँ হ্যাঁ হ্যাঁ 6,600 হচ্ছে, ওটা দিয়ে ওরা ভুল করেছে নাকি? देखो बहुत सिंपल है सर, अगर आपका एवरेज सैलरी काउंट हो जाता है तो बात में कुछ नहीं है। देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग मेरे तरीके से भी कर सकते हो, ये वाला तरीका भी अपना सकते हो, तरीका कुछ भी अपना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। बेसिकली ये लोग क्या करता है, इसी चीज को थोड़ा फॉर्मूला ओरिएंटेड करता है। ये देखो 10 मंथ सैलरी, लीव सैलरी रिसीव कितना है 5 लाख, इन तीनों में से 4 में से जो सबसे छोटा वही लेना है ना,
तो लीव सैलरी 5 लाख है, सैलरी लिमिट 25 लाख है। अब 10 मंथ्स इनटू सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स तो रूल है, और सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी का कितना आया 66,000। तो ये एक हिसाब होना चाहिए 66,000 क्या डिवाइडेड बाई 10 करके ना, ये और उसको डिवाइडेड बाई 10 करके कितना है 6600। और मजा का बात है ये 6000 को जब फिर से तुम 10 के साथ इंटू करते हो तो वो 66,000 ही होगा। यहीं पर बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल करने से 66,000 होगा, उसको डिवाइडेड बाई 10 करने से 6,600 होगा, उसको इंटू 10 करने से 66,000 ही होगा। तो ये हो गया 3 नंबर वाला पार्ट। और 4 नंबर वाला पार्ट जो है इसका तो आपको पता ही है, क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, आपको बस क्रेडिट लीव कैलकुलेट करना है। तो क्रेडिट लीव के लिए आप क्वेश्चन में देखो ना सर कि उसका टोटल लीव होना कितना चाहिए। इसको छोड़ो, ये लोग तो बहुत कुछ किया है, ठीक है, सही किया है। टोटल लीव कितना किया, टोटल लीव उसका होना चाहिए 30 कितना साल काम किया टोटल उसने काम किया 20 साल, 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, एकदम डिटो दे दिया, कोई झमेला नहीं दिया आपको। तो टोटल लीव आपका बनता है 20 ईयर्स। अच्छा, लीव उसको अवेलेबल हो सकता है 30 डेज करके। तो 20 इंटू 30 कितना होता है 600, है ना। 20 इंटू 30 होता है 600 डेज। उसने ऑलरेडी क्रेडिट कितना कर लिया लीव एबल ड्यूरिंग द सर्विस, ऑलरेडी उसने यूज कर लिया। तो अगर 600 में से 480 उसने एवेल कर लिया है तो बचा कितना 120, है ना। तो बस हम लोग का आंसर तो निकल गया ना, 120 डिवाइडेड बाई 30 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। तो एवरेज सैलरी आपका आया था 66,000, उसको पर मंथ में कन्वर्ट करने से क्या होगा 6600 होगा। तो 120 बाई 30 इंटू 6600 करो, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 10 किया है, आप उसको पर मंथ में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाई 10 करने से पर मंथ आ जाएगा। तो कितना है 26,400 आया, है ना। मेरा सिस्टम थोड़ा इजी है कॉम्पिटेटिव, ये लोग थोड़ा रूल बना के किया, ठीक है। हाँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन करके एक्सप्लेन किया, बट कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। ठीक है, वर्किंग नोट सही है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ यही है। और कुछ नहीं है। अब 26,400 क्या हो जाएगा आपका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। तो 26,400 अगर एग्जेम्प्टेड है तो आपको रिसीव कितना हुआ था 5 लाख। तो जितना आपने रिसीव किया था उसमें से 26,400 माइनस कर दो, ये टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स के फॉर्मेट में बैठ जाएगा, और ये 26,400 एंजॉय कर लो। हाँ हाँ हाँ, वही वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में सी वर्किंग। हाँ हाँ, तुम वहां पर सिर्फ वर्किंग नोट लिख, तुम सिर्फ वर्किंग नोट लिख, ठीक है, समझ गए। अच्छा नेक्स्ट इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आपको मैं घर पे देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, अभी लिखने का जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ बना के भेजता हूँ, ठीक है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। हे प्रिया, कोनिका, शालिनी, बुझते पारली तो हाँ सर। ठीक है। ओके बाय, फिर टाटा टाटा। हाँ हाँ सर। बाय सर।